नमस्कार। मैं हूँ नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव में। और आज हम लोग बात करेंगे एक खास मसले पर जिसका केंद्र है प्रोसेस, जहाँ पर पनिशमेंट हो जाती है, जहाँ पर जो प्रक्रिया है न्याय की, वही सजा बन जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। और इनमें से इस देश में इस समय खास तौर पर मुसलमान हैं जो इसके लगातार शिकार बन रहे हैं। अ, एक मैं 2-3 जो डेटा पॉइंट देख रहा था उसमें एक तो यही है कि भारत में जितने लोग भी कैद में हैं और गिरफ्तार हैं, वो 30% लोग उनमें से मुस्लिम हैं, जबकि उनकी आबादी 14.2% है पूरे देश में। अ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सालों सुनवाइयों में, अदालतों में, याचिकाओं में, कोर्ट में धक्के खाते हुए अ, सालों जेल में रहे। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो करीब 25 साल रहे। अ, जो है एक आतंक के केस जिन पे बनाए गए वो 19 साल रहे, और वो संख्या कहीं 127 है, कहीं 11 है। और अभी हमने देखा कि ये अ, मुंबई के मामले में और उसके पहले तबलीग जमात वाले मामले में कि जहाँ पर उनको कैद में रखा गया, उनके खिलाफ मामले किए गए। और जब और कई बार उन्होंने उतने समय बिताया जितना कि वो सजा मिलती भी नहीं, अगर वो सजा उन्होंने वो जुर्म किया भी होता। तो मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए बम्बई से इरफान अली इंजीनियर साहब हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार में काम करते हैं, और एक केंद्र चलाते हैं जो केंद्र सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म मुंबई में चलाते हैं, जो कि इनके वालिद साहब असगर अली इंजीनियर साहब ने शुरू किया था और वो अब इसके डायरेक्टर हैं। आपका स्वागत है इंजीनियर साहब इस डीप डाइव में बात करने के लिए। तो हम लोग ये समझना चाह रहे थे कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अ, ये तय है कि यहाँ पे खासतौर पे मुसलमानों को उसका शिकार बनाया जा रहा है, पर ये भारत की अपनी और बड़ा संकट है कि जहाँ पे हमारी नागरिकता के, हमारे अधिकार के, हमारे संवैधानिकता के वो सारे सवाल और हमारे न्यायपालिका के ये सारे सवाल एक साथ इकट्ठे होते हैं, और वो हम ही को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं, हम बतौर एक देश को। तो इसको आप कैसे देखते हैं और इसके बारे में क्या सोचते हैं? निधि जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, मुझे आपके कार्यक्रम में बुलाया और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो एक विचारधारा का नतीजा है। इसको हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं। ये 1925 में आरएसएस बनी। आरएसएस इस विचारधारा को लेकर चली, लेकिन उसके पहले सावरकर जब जेल में थे और जेल में उन्होंने अंग्रेज सरकार से कई माफीनामे लिखे और कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में कभी भाग नहीं लूंगा। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी विचारधारा बनाई जिस विचारधारा में अंग्रेज भारत के दुश्मन नहीं थे, लेकिन मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन थे। और ये वो दौर था जहां हिंदू मुसलमान को बांटना ये अंग्रेजों के हित में था। यही विचारधारा बाद में कुछ अंश तक पाकिस्तान बनाने में जिम्मेदार रही। इसमें जिन्ना का भी एक बहुत बड़ा रोल है, मुस्लिम लीग का एक बड़ा रोल है। जिन्ना ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और कहा कि अगर हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू एक अलग राष्ट्र है, तो मुस्लिम समुदाय भी एक अलग राष्ट्र है। फिर पाकिस्तान बना और ये विचारधारा चलती रही। इस विचारधारा का एक बहुत बड़ा काम है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहे, कि मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र का दुश्मन देखें। इसलिए उनको इस्लाम से नफरत करना, इस्लाम को बदनाम करना, और सिर्फ इस्लाम को नहीं, मुस्लिम समाज को दुश्मन समझना, उसको बदनाम करना। और ये जहर उन्होंने इतना फैलाया है, और इस जहर को फैलाने में सिर्फ एक विचारधारा का तो हाथ है ही, लेकिन इस जहर को हवा मीडिया ने दी।
इस जहर को कुछ हद तक हमारे पुलिस और राज्य व्यवस्था में जो नौकरशाह है, उन्होंने इस जहर को अपनाया, उसको इंटरनलाइज किया और इस जहर के आधार पर चल रहे हैं। इस नफरत का नतीजा, और एक्चुअली ये जहर ज्यादातर जो अपर कास्ट हिंदू है वो उनके हित में ज्यादा है, क्योंकि वो अपने जो विशेषाधिकार है, प्रिविलेजेस है, अपने प्रिविलेजेस को इस आधार पर डिपेंड कर सकते हैं। और जो हिंदुओं में कास्ट की हायरार्की है, एक जातिगत उतरण भी है, उसको नजरअंदाज करने के लिए उनको ये एंटी मुस्लिम जहर बहुत जरूरी पड़ जाता है कि मुसलमान और ईसाई हिंदू राष्ट्र के दुश्मन है। अगर दलितों के और पिछड़ी जातियों के कुछ समस्याएं हैं तो वो वो मुसलमान और ईसाइयों की वजह से है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र विचारधारा ने, हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा ने मुसलमानों को इस तरीके से पेश किया कि वो 4 शादियां करते हैं, लगातार अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी कुछ सालों पहले नरसिम्हानंद ने धर्म संसद में ये कहा था कि 1925 में मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। मोदी आज प्रधानमंत्री है और वो मुसलमान नहीं है। तो ये नफरत फैलाते हैं, हिंदुओं को डराते हैं। और ये जहर, जैसे मैंने पहले कहा कि मीडिया की वजह से, जिसको जो अपर कास्ट आईपीएस पुलिस ऑफिसर्स हैं, बहुत हद तक वो उसको अपनाते हैं और उस विचारधारा पर, वो विचारधारा कहीं उनके दिलो दिमाग में घर करती है और इस विचारधारा से वो सोचते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान इस देश के दुश्मन है। इसीलिए 2 काम होते हैं। एक, यूएपीए, टाडा, पोता जैसे सख्त कानून बनाए जाते हैं और इस कानून का फिर जो कमजोर तबके हैं उस पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको वो दुश्मन समझते हैं या अपने हितों, जो अपर कास्ट के जो हित है उसको खतरा महसूस होता है जिनसे, उसको फिर टारगेट करते हैं। और इसके टारगेट सिर्फ ईसाई और मुसलमान नहीं है इन सख्त कानूनों के, इसके टारगेट फिर दलित भी बनते हैं जी। और इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है तो बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता है। ये इस तरीके से देखते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, देश के दुश्मन हैं, ये एंटी सोशल है, गुंडे हैं। हालांकि गुंडे हर धर्म से आते हैं, हर समाज से आते हैं। अगर दाऊद इब्राहिम एक गुंडा था या गुंडा है, वो अभी पाकिस्तान में है ऐसा बताया जाता है, तो अरुण गौड़ी भी था और बहुत सारे ऐसे राजन, क्या नाम, छोटा राजन और बहुत सारे ऐसे हिंदू गुंडे भी होते हैं। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को एंटी सोशल तरीके से देखा जाता है, टेररिस्ट तरीके से देखा जाता है। ये देश का कोई कानून नहीं मानते, ये 4 शादियां करते हैं, सेपरेटिस्ट हैं। जब आप मुसलमानों को, इस एक समाज को इस तरीके से देखेंगे और इसके खिलाफ नफरत बार बार फैलाएंगे मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, तो फिर उसका नतीजा ये है कि मुसलमानों की बड़ी संख्या को पकड़कर पुलिस जेल में डालती है और सख्त कानून लगाती है, झूठे इल्जाम लगाती है और फिर वो इस तरीके से जेल में रहते हैं। ऐसा कहा गया नीतीश जी और तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही और बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि ये सच है कि सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि सारे टेररिस्ट मुसलमान हैं। सारे टेररिस्ट मुसलमान हैं, ये कितना बड़ा झूठ है। ये इस बात को छुपा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित और बहुत सारे ऐसे लोग
बॉम्ब भारत का पहला आतंकवादी जो था वो नाथूराम गोडसे था। नाथूराम तो गोडसे था। तो पहला आतंकवादी तो वो था। और जी दरअसल जी हम जो देख रहे हैं ये हिंदुत्व के नाम भी, हिंदुत्व भी उतना नहीं है जितना कि ये गोडसेवाद का ही जी। एक तरह से आगे बढ़ना है। हाँ, अब आप और आप बताइए, मैं तुलना सॉरी करें, मैं बीच में। आप तुलना करें कि जी एक दो तरीके के वायलेंस हम कह सकते हैं। एक बॉम्ब वायलेंस है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि टेररिस्ट अटैक हिंदुस्तान में, भारत में हुए हैं, और उसकी बहुत सारी वजह है। पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट को ट्रेन करके भेजा जाता है, वो बांग्लादेश बनाने का, पाकिस्तान को तोड़ने का बदला लेना चाहते हैं, ये भी सच है। लेकिन अगर बॉम्ब टेररिज्म है तो दूसरी जगह पर मॉब टेररिज्म भी है, दंगे। बिल्कुल। गुजरात में करीब 2000 लोगों को, इनफॉर्मल आंकड़े जो है, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 589 लोगों को मारे गया, जिसमें 90%, 80%, 90% मुसलमान होते हैं। अब भागलपुर ले लो, मुरादाबाद ले लो, बड़े बड़े जो दंगे हैं, टोटल स्टीवन विल्किंसन और आशुतोष वार्ष्णी का ये आंकड़ा है। और हम लोग दंगों की मॉनिटरिंग करते हैं। हमने जो टोटल किया कि 1950 से अब तक करीब 12,000 लोग दंगों में मारे गए, या हम कह सकते हैं मॉब टेररिज्म में मारे गए। बॉम्ब टेररिज्म में अगर आप सब जोड़ लें तो 1,000 1,500 लोगों से ज्यादा नहीं मारे गए। तुलना नहीं करनी चाहिए। एक भी बिल्कुल। जन टेररिज्म में मरता है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन इस देश की सरकार ने, मीडिया ने मॉब टेररिज्म नहीं, बॉम्ब टेररिज्म को देश का सबसे बड़ा खतरा माना। और ये एक्चुअली इस आइडियोलॉजी की वजह से है। इस आइडियोलॉजी की मैं अब बात करता था, हिंदू राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी के जड़ में है कि मुसलमान और ईसाई विदेशी धर्म है, ये बाहर से आए हुए, और चूंकि ये बाहर से आया हुआ धर्म है, इसीलिए मुसलमान और ईसाई जो जो भी इस धर्म को मानता है वो विदेशी है, और सिर्फ विदेशी नहीं, इस देश का दुश्मन है। इस तरह ये हिंदू राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी की जड़ है, उसकी उसकी फाउंडेशनल बिलीफ, उसकी मान्यता है, जिसके चलते वो मुसलमानों को और ईसाइयों को विदेशी देखते हैं। और अगर विदेशी देखेंगे तो उसका दूसरा नतीजा ये है कि अगर वो विदेशी है, सॉरी, अगर वो विदेशी है तो इस देश में 1000 वर्ष से ज्यादा हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम मुसलमानों के बीच एक युद्ध, सिविल वॉर चल रहा है। और ये बात हमारे खुद प्रधानमंत्री ने कही है, नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है, और हिंदू राष्ट्रवादी ये बात कहते हैं, बार बार इसको रिपीट करते हैं कि मुगलों का राज भी देश को गुलाम बनाए हुए था। इतिहास में हम जा सकते हैं अगर समय है तो, लेकिन ये इसकी हमारा आज का विषय थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसमें नहीं जी जाते कि वो कॉलोनाइजेशन नहीं था। कॉलोनाइजेशन या उपनिवेश की जो व्याख्या है उसमें वो नहीं बैठता है। लेकिन ये जो सिविल वॉर की बात है, सिविल वॉर की आइडियोलॉजी है, उनके अनुसार ये सिविल वॉर चल रहा है। इसीलिए राज्य सत्ता का उपयोग करके, आईपीएस ऑफिसर का उपयोग करके, ये विचारधारा का उपयोग करके अटैक करते हैं मुसलमानों पर, और हर ऐसे अटैक को देशभक्ति समझते हैं। वो चाहे फिर मॉब लिंचिंग हो गाय तस्करी के नाम पर, या या किसी भी किस्म का वायलेंस हो, एंटी माइनॉरिटी वायलेंस हो, ईसाइयों के खिलाफ वायलेंस हो या मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस हो, उसको देशभक्ति मानते हैं इस विचारधारा के अनुसार। और कहीं ना कहीं इस विचारधारा का इतना प्रभाव है कि इस देश का आम नागरिक ये समझने लगा है कि हाँ, मुसलमान
ये बात सच है कि मुसलमान धर्म के कट्टर होते हैं, अलगाववादी हैं, इनको सबक मिल रहा है, अच्छी बात है। उसके चलते ये वातावरण जो है उसमें बेगुनाहों को अरेस्ट किया जाता है। ये हम बम्बई बॉम्ब ब्लास्ट का अगर केस लें तो जिस तरीके से उन्होंने इनोसेंट लोगों को पकड़ा, जो हाईकोर्ट का जजमेंट, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि जिस तरीके से इनोसेंट लोगों को पकड़ा, उन पर झूठे आरोप लगाए, यूएपीए और मकोका कानून के तहत कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए, इकबालिया जबानी ली, और उसके बेसिस पर ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, एक झूठा केस बनाया। ये बात सच है कि जिन्होंने भी वो 11 जुलाई 2006 में ट्रेनों में जो ब्लास्ट किया, वो बहुत 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 घिनौना जुर्म किया और उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा के नाम पर आप क्या किसी भी इनोसेंट लोगों को पकड़कर जेल में डाल देंगे और यातनाएं देकर, टॉर्चर के नाम पर उनसे इकबाल जुर्म करवाएंगे और वो इकबालिया जबान के आधार पर उनको कन्विक्शन करेंगे? तो असल गुनहगार बाहर घूम रहे हैं। हम सब लोगों को ये दुख है कि जो असल 7-11 का जो असल गुनहगार है वो बाहर घूम रहे हैं। वो चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुसलमान हो तो भी उसको पकड़कर जेल में डालना चाहिए, वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, गुनहगार गुनहगार होता है, उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। वो बाहर घूम रहे हैं और शायद और जुर्म की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दो बातें हो रही है। एक बात ये कि बेगुनाहों को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, और ये पहली बार नहीं छोड़ा गया है। आपने ये जो कोविड के समय तबलीग वाला जी, ये 5 जन जो मालेगांव ब्लास्ट में पकड़े गए थे, हालांकि अब वो जुर्म प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित और उनके खिलाफ चल रहा है, लेकिन पहले तो मुसलमानों को पकड़ा गया। मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ा गया और फिर हाईकोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि वो बेगुनाह है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या उनको किसी भारत की किसी कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी है जिनको पकड़ा गया। और जो पकड़े गए मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में भी और मुंबई के जो बॉम्ब ब्लास्ट में भी, ट्रेन के जो बॉम्ब ब्लास्ट में भी, उसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, अच्छी नौकरी करने वाले थे, ब्रेड बर्नर्स, टीचर्स थे। ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिनके आधार पर उनका परिवार चल रहा है, और उनके 19 साल, या मक्का मस्जिद के केस में 5 साल से ज्यादा वो जेलों में रहे और टॉर्चर कर करके इकबालिया उनको जुल्म कबूल करवाया और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। यानी आप ऐसा कर रहे हैं कि मुसलमानों के किस वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं? उस वर्ग को टारगेट कर रहे हैं जो थोड़ा सा समृद्ध है, जो पढ़ लिख कर अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन सकता है, जो अपने परिवार को थोड़ा ऊंचा ला सकता है। 85% से ज्यादा मुसलमान पिछड़े हुए हैं, जिसको मोदी जी कहते हैं कि साइकिल पंचर बनाने वाले हैं। मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा कि मुसलमान तो सिर्फ साइकिल पंचर बनाने वाले हैं। फिर उनमें से जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके आईटी इंडस्ट्री में है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमा रहे हैं, या डॉक्टर्स हैं, उनको पकड़ के आपने जेल में डाला और उनकी जिंदगी, उनके परिवारों की जिंदगी तबाह कर। और सिर्फ परिवार नहीं, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, उनका जो बड़ा परिवार है वो उनसे दूर रहने लगा, उनके दोस्त उनसे दूर रहने लगे कि भाई इनके साथ एसोसिएशन की वजह से कहीं हमको भी टेररिस्ट न समझा जाए, और एक तरीके से कम्युनिटी में अछूत बन गए। जी,
मैं इसके बारे में ही बात करना चाह रहा था कि एक तो प्रोसेस एज़ पनिशमेंट ये है कि जो आपके हक हैं और जो इंसाफ के जो मूल्य होते हैं उसके हिसाब से आपके साथ जो भी कार्रवाई की जा रही है, एक तो वो है जो कि नहीं हो रही होती, साफ-साफ दिखलाई पड़ रही है। पर ये डेटा ना ये हेडलाइन बन जाता है कि 25 लोगों के साथ ऐसा हुआ, 19 लोगों के साथ ऐसा हुआ, 15 साल, 5 साल, 25 साल आप जेल में रहे पर गुनाह साबित नहीं, बेगुनाह साबित हुआ। तो ये तो उस व्यक्ति की कहानी है, पर जो आप ये जो बात कह रहे हैं और मैं इसके बैक स्टोरी के बारे में सुनना चाहता हूँ कि उसके जैसे कि बच्चे अगर उनके बाकी मोहल्ले के बच्चे उनके बच्चों से के साथ खेलना बंद कर दें। जी। तो ये कितनी जो है कितना बड़ा खामियाज़ा है जो वो बच्चा चुका रहा है जिसका बाप एक तो बेगुनाह निकलेगा बाद में कोर्ट से और उसका बचपन आप छीन ले रहे हैं क्योंकि आपकी सरकारी जो आपकी राजनीतिक जो बदले की भावना और सरकारी जो लद्दड़पना और निकम्मापन जो है आपका जो भी क्योंकि आप अपना काम जिस जिस काम के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, वही काम आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिस काम जी। के लिए आप नौकरी पर हैं। मुझे इस बैक स्टोरी के बारे में बताइए क्योंकि ये तो हम लोग रोज ही अब एक तरह से मैंने देख रहा था कि ऐसे कि कश्मीर में भी ये हुआ पहलगाम की घटना के बाद और करीब-करीब 2840 मकान जो है 2022 तक तो ये तो अभी हम 2025 में हैं। तो एक डेटा कहता है कि 2840 मुसलमानों के मकान ढहाए गए। अब उसमें बुजुर्ग भी रह रहे हैं, उसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और आप किसी एक उसके जो कि साबित ही नहीं है, जो कि आपने कोई उसका लीगल अप्रूवल ही नहीं लिया और ये कोई सज़ा है ही नहीं किसी की उसमें कि किसी का मकान आप ढहा दो इस तरह से। और ये हम लगातार देखते रहे हैं कि अब बुलडोज़र जो है फिर न्यूयॉर्क में बुलडोज़र घुमाया जा रहा था ये जो अ, गोडसेवादी जो वहाँ पे अपना एक जुलूस निकाल रहे थे। तो ये ये जो पूरा एक नया तरह का जो सोच है, नया हिंदुस्तान जो हम बना रहे हैं, तो उसमें ये जो बैक स्टोरी में आपके बारे में क्या सोचते हैं? बच्चों के बारे में, जो बुजुर्ग हैं, फिर खाना खर्चा है कि अगर एक कोई व्यक्ति 19 साल जेल में जो कामकाजी है, प्रोडक्टिव है और शायद टैक्स पेयर भी है, वो देश की इकोनॉमी में कुछ योगदान देता है। वो सिर्फ़ अपने अपने समुदाय के लिए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहा होता है। तो वो घर, वो परिवार, वो लोग कैसे चल रहे होते हैं? उसके बारे में आप बताइए। निधि जी, इसका 2 असर पड़ता है। एक तो डायरेक्ट जिस पर असर पड़ता है और दूसरा इनडायरेक्ट। दोनों की हम लोगों ने बात करनी चाहिए। डायरेक्ट असर तो परिवार पर बिल्कुल एकदम सामने खड़ा होकर आता है कि बॉम्ब टेररिज्म के जो अक्यूज़्ड हैं, बेगुनाह हुँ, जिन पर गुनाह डाला गया और फिर वो 19 साल या 25 साल या 5 साल जेल में काट के फिर छूटे हैं। आमिर, जो जिन पर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का झूठा केस डाला गया था, वो जब बाहर आए, तो एक तो डायरेक्ट उन पर और उनके परिवार पर असर पड़ता है। उनके परिवार के जो दूसरे लोग हैं, उनको संघर्ष करना पड़ता है और वो संघर्ष इसलिए करना पड़ता है कि बच्चे उनके बच्चों को पढ़ाएँ। कुछ लोग जो इस झूठे केस के विक्टिम बने, उनके छोटे बच्चे थे या वाइफ प्रेग्नेंट थी, अ, वो जेल में थे तब वो उनके बच्चे पैदा हुए। अब बच्चे पैदा हुए या उनको बड़ा करने के लिए जो एजुकेशन देना है, उस एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है। बीवी, आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि अ, मुस्लिम औरतें घर में ज़्यादा रहती हैं, बाहर कम निकलती हैं, तो उनको वो अ, कमाई का कोई और ज़रिया नहीं होता। बच्चों की एजुकेशन सफ़र करती है, माँ-बाप बूढ़े हैं, उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए या उस एज में जो सहारा मिलना चाहिए अपने बच्चे से, वो नहीं मिलता। कभी-कभी उनके भाई या माँ-बाप इंतकाल कर जाते हैं, तो उनको पैरोल नहीं मिलता बाहर आने के लिए। एक आध केस में मिला है, ज़्यादातर केस में नहीं मिलता, पैरोल भी नहीं मिलता। तो जब वो बीमार होते हैं, तब अपने माता-पिता का आखिरी दर्शन भी नहीं कर सकते हैं या बीमारी के वक़्त नहीं मिल सकते।
कोई सांत्वना नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। परिवार एक जैसा, एक लाचार जैसा हो जाता है, एक बात। दूसरा, उनको जिस हकारत की नजरों से देखा जाता है, डर की और हकारत की नजरों से, उनके जो दोस्त अहबाब रहते हैं, वो डर की नजर से देखते हैं। उनको पता है वो बेगुनाह है, लेकिन डरते हैं कि भाई कहीं हमारा भी नाम ना आ जाए, हमको भी शामिल ना कर दिया जाए, तो दूर रहना पसंद करते हैं जो रिश्तेदार है। तो वो पूरे परिवार का एक तरीके से, परिवार के दूसरे मेंबर्स के द्वारा एक एक तरीके से बाइकॉट जैसा हो जाता है। ओपन या डिक्लेयर्ड बाइकआउट नहीं होता, लेकिन डर सा होता है कि ईद के त्योहार पर या वो अकेले पड़ जाते हैं और अपने समस्याओं से अकेले जूझना पड़ता है। तो ये तो हुआ। और जो भी बेगुनाह साबित हुए और लंबी कैद भुगत कर बाहर आए, उन्होंने अपनी जो जीवनी लिखी है, वो जीवनी आप पढ़ें। आमिर ने लिखी है, अब्दुल वाहिद शेख ने लिखी है। वो जीवनी अगर आप पढ़े तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे कि उनका पूरा टोटल इनकम का लॉस होता है, और बाहर आने के बाद भी उनको ये कोई चांस नहीं है कि उनको अपना अपना जीवन, अपना आर्थिक जीवन पुनः शुरू कर सके जहां पर उन्होंने छोड़ा था। अगर डॉक्टर है तो कोई अस्पताल उनको नौकरी नहीं देता। परसों मेरे ऑफिस में कोई इंटरव्यू के लिए आया जिस पर गुनाह लगा था और झूठा आरोप लगा था, और वो व्यक्ति कह रहा था कि मुझे कहीं काम नहीं मिलता, आपकी ऑफिस में मुझे काम दीजिए। अब्दुल वाहिद शेख, वो थोड़े लकी थे कि वो एक मुस्लिम स्कूल में पढ़ाते, उर्दू पढ़ाते थे। और मेरे ख्याल से क्योंकि वो उर्दू के टीचर थे, शायद यही वजह होगी कि वो बेगुनाह होने के बावजूद उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। तो वो एक लकी थे कि जेल से छूटने के बाद वो काम पर वापस ज्वाइन हो सके। शायद अंजुमन इस्लाम स्कूल था, इसलिए उनको जी। काम पर वापस रखा, और उनका जो पूरा बैक वेजेस है, पिछला पगार है, उसके भी वो हकदार बने। लेकिन वो अकेले एक केस है। बाकी तो आप कितने भी अच्छे इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, आपको फिर से काम नहीं मिलना है कोई हॉस्पिटल में या कोई इसमें, और आपका जो इकोनॉमिक लॉस हुआ वो तो हुआ। तो एक बहुत जी। बड़ा परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इनडायरेक्ट टारगेट इसका पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है कि इसको लेकर जो मीडिया में दिनों दिन तक और महीनों तक ये प्रोपेगेंडा चलता रहता है, और जब भी कोर्ट की सुनवाई आती है वापस प्रोपेगेंडा शुरू होता है कि आज कोर्ट में ये हुआ, आज की तारीख में ये हुआ। बेल एप्लीकेशन हो तो वापस वो रिपीट होता है, या ट्रायल चल रहा है तो वापस वो रिपीट होता है, वगैरह वगैरह। तो इससे वो जो मीडिया पढ़ने वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि ये 12 जन या जो आरोपी है वो गुनहगार है। वो सारे कम्युनिटी को एक तरीके से टेररिस्ट के तौर पर देखने लगते हैं, या एक खतरा मानने लगते हैं कि सारे मुसलमानों से दूर रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। और 2014 के बाद तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो मॉब लिंचिंग बढ़ी है, और मॉब लिंचिंग तो आप छोड़िए, लेकिन क्योंकि आप एक आम आदमी इस मीडिया प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया में जो प्रोपेगेंडा चलता है, ये देखने की वजह से एक जो परसेप्शन हो गया है कि मुसलमान हमसे अलग है और देश को खतरा है, समाज को खतरा है। तो आप देखिए महाराष्ट्र के और पूरे देश के, मैं महाराष्ट्र के तो आपको कह सकता हूँ क्योंकि हम उन गांव में विजिट करके आए। छोटे छोटे गांव में मुस्लिम समाज का आर्थिक बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि ये परसेप्शन हो गया है। दिनों दिन तक ये प्रोपेगेंडा चलता है कि ये जिहाद जिहाद, लव जिहाद या टेरर या बॉम्ब जिहाद वगैरह वगैरह, लैंड जिहाद, इस तरीके से उनको
जिहादी करके, और कोरोना के टाइम पर कोरोना जिहाद, इस तरीके से उनको एक खतरनाक, पूरे कम्युनिटी को एक खतरनाक व्यक्तियों का झुंड, इस तरीके से उनको पेश किया जाता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी का गांव-गांव में सोशल इकोनॉमिक बायकॉट हो रहा है। हम गुहा गांव में जाकर आए, वहां पर खतरनाक बायकॉट चल रहा है। उनको अपना काम करने के लिए कोई अपनी दुकान ही नहीं दे रहा है, अपना बिजनेस करने के लिए। उनको खेतों में मजदूरी देने के लिए कोई बुला नहीं रहा है। इकोनॉमिक बायकॉट यानी इट इज एक्चुअली वर्चुअल सिविल डेथ। बिल्कुल। कोड़ा गांव में पूना के पास ये चल रहा है, अहमदनगर में गुहा गांव में ये चल, बहुत सारे गांव में ये इकोनॉमिक बायकॉट चल रहा है। तो ये इनडायरेक्ट टारगेट, पूरी कम्युनिटी एक तरीके से इनडायरेक्ट टारगेट। ये तो मेरे ख्याल से गुजरात में भी, गुजरात से शुरू हुआ था ये, जहाँ पे एक तरह से जब ये घेटो बनने शुरू हुए थे उस तरह के अहमदाबाद में और बाकी जगहों पे, फिर ये हुआ कि आप मकान खरीद बेच नहीं सकते अगर आप अ, उन इलाकों में हैं। अगर एक मुसलमान को हिंदू मोहल्लों में या ऐसी जगहों पे मकान खरीदना है या दुकान लगानी है, बिजनेस करना है, तो वो भी एक तरह से शुरू में ये सब जो है वो अ, बिना किसी कार्रवाई के ऊपर, अब तो कानूनन उनको एक तरह की प्रश्रय दिया जा रहा है इस तरह के बहिष्कार को लेकर। तो ये एक राजनीतिक बहिष्कार से शुरू होता है कहानी, जहाँ पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, फिर उसके बाद सामाजिक बहिष्कार है, फिर उसके बाद आर्थिक बहिष्कार है, और फिर जो ये जो मीडिया और अदालतों की जो आपने बात कही, वो भी प्रशासन की तरह, जैसे कि अभी जो बात कर रहे हैं मीडिया की, मेरे ख्याल से ज्यादा ये सब जो लिख रहे होते हैं, पुलिस ब्रीफ होती है जो ना, तो पुलिस वाला बोल देता है कि ऐसा लिखो, तो वो कहीं क्राइम के लोग जो है बिना ज्यादा सवाल किए वो वैसी बात उसको उस तरह से पेंट करते हैं, क्योंकि पुलिस वाले को अपनी वर्दी में अपने जो है ज्यादा तमगे लगाने होते हैं या अपनी अपनी नौकरी बचानी होती है, तो इसलिए वो सवाल उस तरह से नहीं कर रहे होते। पर कुछ लोगों ने जब सवाल किए तो उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में अच्छी स्टोरीज भी निकल के आई। पर मैं इरफान साहब ये पूछना चाह रहा था कि ये जैसे ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा है, जो मुख्य धारा में या जो वो भी बहुसंख्यक जहां भी है, जैसे पाकिस्तान में पहले था कि वहां इस्लाम खतरे में था, फिर हमारे यहाँ हिंदू खतरे में हो गए, फिर इजराइल में जाके यहूदी खतरे में है, अमेरिका में जो है क्रिश्चियन खतरे में है, फिर पूरा का पूरा यूरोप में हर देश में आजकल जो राइट विंग उभर के आ रहा है, तो वो इसी बात पे आ रहा है कि तुम खतरे में हो, कोई बाहर से आके जो है उसको तुम्हारी आबादी से ज्यादा निकल जाएगा, उसकी नुमाइंदगी ज्यादा हो जाएगी। तो ये लोकतांत्रिक डर भी है कि लोकतंत्र ही खतरे में है, और उसके कारण क्योंकि बहुसंख्य खतरे में है। तो ये जो पैटर्न है, इसका इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग, अगर सब लोग मिलके चाहें, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा है इस देश में। अगर आप किसी भी तरह से देखें कि वो लोग कितने लोग हैं, वोट की संख्या कितनी है, और पर वो इतने अधिक संगठित हैं, और साथ साथ में उनको एक तरह से सरकार और बाकी जो सत्ता की जो दूसरे स्तंभ होते हैं उनसे उनको प्रश्रय मिलता है, पैट्रनाइजिंग काफी होती है, चाहे पुलिस की हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, कोर्ट की हो, और अब मीडिया की भी है, क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया, हम देख रहे थे कि ये जो तबलीग वाला जो मामला हुआ कोरोना के समय, तो सारे जो बड़े बड़े दिग्गज उसमें इस तरह की बकवास करते हुए दिखलाई पड़े, जिससे कि आपको खुद ही शर्म आती है। मतलब मैं 32 साल जर्नलिज्म में रहा, तो मुझे मुझे उन लोगों को देख के, जो कि हमारे साथ अगल बगल में ही कहीं काम कर रहे थे, उनकी बातें देखकर लगता है कि ये कौन सी अफीम खा के इस तरह की बात कह रहे हैं, और जिनके पास इतना बड़ा मेगाफोन है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उसमें कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी फैक्ट चेकिंग, कोई भी जिसको कहते हैं कि तथ्य देख के बात करना नहीं दिखलाई पड़ी उस पूरे दौर में। तो अब इस सब के बाद, और तो ये जो ज्यादा बड़ा सवाल तो ये है कि ये हम लोग जो अभी तक जो बात कर रहे थे, मोटी मोटी सबको ज्यादातर पता है ये बात कि हाँ, हिंदुस्तान अब ऐसा हो गया है, और इसको ये वो हिंदुस्तान नहीं जिसके लिए हम जीते हैं, या जिसके लिए जिससे हम प्यार करते हैं, जिसमें हम अपने बच्चों को छोड़ के जाना चाहते हैं। जैसे कि ये जो मैं बच्चों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये मुझे किसी और ने भी बात की कि जो दंगे के जो मोहल्ले हैं, उनके स्कूल के बच्चे वहां पे कैसे पढ़ते हैं, वहां का टीचर कौन है, सरकारी स्कूल है या प्राइवेट है। सरकारी स्कूल है तो
जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो कौन सी धर्म के हैं और वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में तो हम देख सकते हैं, और खासतौर जैसे जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे या सबर्बन एरियाज में जाएंगे तो वो एक अलग तरह का वहाँ पे साफ साफ, मतलब मैं किसी को जानता हूँ जिनका हिंदू बच्चा एक मुस्लिम बच्चे के साथ खेलता था, तो बाकी बच्चों ने इस हिंदू बच्चे के साथ खेलना बंद कर दिया। तो इस तरह का अजीब से डायनामिक्स में हम लोग इस समय रह रहे हैं, और उसको लेकर हमारे पास कोई उसको रिड्रेस करने का तरीका शायद हम किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से देखते हैं, उसके कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कहीं अप्लाई किए जा रहे हैं, मैं ये जानना भी चाह रहा था। आपने सही फरमाया कि हर देश में राइट विंग वाम जो दक्षिणपंथी होते हैं, वो दक्षिणपंथी ये चाहते हैं कि उनके कल्चर, उनके धर्म या मेजॉरिटी का जो धर्म है या मेजॉरिटी का जो कल्चर है, भाषा है, वंश है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। और उसकी रक्षा करने के लिए वो डेमोक्रेसी को खतरा मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो सबको आज़ादी देती है, वो विचारों की आज़ादी भी देती है, वो डिसेंट की आज़ादी भी देती है, अलग से विचार करने की आज़ादी देती है। और वो डिसेंट की आज़ादी और उसके साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी, डिसेंट की आज़ादी, उस वजह से मेजॉरिटी के कल्चर को या धर्म को या भाषा को या ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को एक माना में खतरा हो सकता है। ट्रम्प ने बड़े सक्सेसफुली अमेरिका के जो वाइट मजदूर हैं उनको ये कन्विंस किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, झूठ का इस्तेमाल करके ये कन्विंस किया कि जो वाइट मजदूर है, गोरे मजदूर है, उनको जो इमिग्रेंट मजदूर है, लैटिन अमेरिका से आने वाले मजदूर है या एशिया से आने वाले मजदूर है, उनसे बड़ा खतरा है। कैपिटलिस्ट से, पूंजीवाद से खतरा नहीं है कि पूंजीवाद उनको कम वेतन देना चाहता है वगैरह वगैरह, इससे खतरा नहीं है उनको। और संस्कृति को बचाने के नाम पर वो राज्य व्यवस्था को कड़े कानूनों से लैस करना चाहते हैं ताकि राज्य व्यवस्था के पास ऐसे 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 अधिकार हो, ऐसी ताकत हो जिसको लेकर वो किसी को भी जेल में डाल सके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा सके, जो भी राज्यकर्ता से नहीं मानता उस पर अंकुश लगा सके, ये कर सके। अच्छा, ये जो मेजॉरिटी को खतरा है, ये नारा जो चलता है, वो नारा एक्चुअली मेजॉरिटी कम्युनिटी में, वो कोई भी हो, चाहे रेशियल मेजॉरिटी हो, धार्मिक मेजॉरिटी हो, भाषिक मेजॉरिटी हो। जैसे महाराष्ट्र में अभी हिंदी का खतरा हो गया, मराठी को हिंदी भाषा से खतरा हो, तो भाषिक मेजॉरिटी का खतरा पेश किया जा रहा हो। ये एक्चुअली डर बिठाते हैं। और अगर एक बार डर हमारे दिलो दिमाग में बैठ गया तो फिर हम रैशनली, तार्किक तौर पर नहीं सोचते। जब भी डर बैठ जाता है एक बार, तो हमारा रैशनल या हमारा तर्क या हमारी रीजन करने की एबिलिटी वो खिड़की से बाहर जाती है सबसे पहले। और फिर जो हमको डरा रहा है, वो जो सूत्र दे रहा है, वो जो हकीकत दिखा रहा है, उसको हम मानने लगते हैं। और ये डर बड़ी चालाकी से बिठाया जाता है। तो डर उसका एक बहुत बड़ा जड़ है, ये खतरा मानने के लिए, हमारे में दरारें पैदा करने के लिए डर बड़ी चालाकी से बिठाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना जिहाद का जो नारा आया, वो उसके लिए स्टेट एक बहुत बड़े तौर पर जिम्मेदार है। वो ऑटोमेटिक नहीं हुआ और सिर्फ मीडिया का काम नहीं है।
राज्य व्यवस्था जब कोरोना की ब्रीफिंग कर रही थी, मीडिया ब्रीफिंग कर रही थी, वो ये बता रही थी कि तबलीगी कहाँ-कहाँ गए, किन-किन गाँव में गए और उन गाँव में उनकी वजह से कोरोना कितना फैला और कितना खतरा हो गया, ये आंकड़े देने लगे। हालांकि एक्चुअली इंटरनेशनल कोड ये है, ये जो प्लेग का या जी, एपिडेमिक का, इन्फेक्शन जी। इन्फेक्शन का वो जो कोड ये है कि आप किसी कम्युनिटी को, किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं करें आपकी प्रेस ब्रीफिंग में। तो इससे दो बातें हुई। मेजॉरिटी के मन में कोरोना से डर, और कोरोना का डर माइनॉरिटी की वजह से है। ये बार बार दिनों दिन तक डेली ब्रीफिंग में जब आने लगा और डेली प्रेस ये चलाने लगा, तब ये बातें घर कर गई। और मुझे पता है कि जिनको मैं बिल्कुल सेक्युलर समझता था, मेरे करीब समझता था, जो नॉन मुस्लिम्स थे और मेरे करीब समझता था, मेरी बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता हूँ, उनके अंदर भी जो कोरोना का डर बैठ गया, तो मुझसे भी डरने लगे, मुसलमान होने की वजह से डरने लगे। हालांकि मुझे जानते थे, लेकिन मैंने कहा ना, वो तर्क, एक बार डर बैठ गया तो तर्क बाहर जाता है और हमको सब जगह भूत नजर आने लगते हैं। तो ये डर बड़ी चालाकी से बिठाया जाता है और दक्षिण पंथी इसको बड़ी चालाकी से इसका काम करते हैं। हर बात को लेकर जिस तरीके से एक स्पिन देते हैं, एक टर्न देते हैं हर फैक्ट्स को, और फिर जैसे लव जिहाद सब जगह से चल रहा है, मंत्री बोलते हैं असेंबली में, महाराष्ट्र के असेंबली में जो कैबिनेट मिनिस्टर लोढ़ा है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 1.5 लाख लव जिहाद हुआ, लव जिहाद के केस हुए। आप आरटीआई डालो कि लव जिहाद के केस कितने हुए, तो सरकार का जवाब आता है कि लव जिहाद जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है जी, और इसीलिए कुछ भी नहीं हुआ है। और इंटर रिलीजियस मैरिजेस कितने हुए, तो 15,000 से ज्यादा का आंकड़ा नहीं जाता इंटर रिलीजियस मैरिज, वो सम्मति से या जबरदस्ती, वो टोटल इंटर रिलीजियस मैरिज, और वो हिंदू मुस्लिम नहीं, सभी इंटर रिलीजियस मैरिजेस 15,000 से ज्यादा नहीं जाते। और उसमें भी हिंदू मुस्लिम, और उसमें भी वो जिसमें मुस्लिम मर्द हो और हिंदू औरत हो, क्योंकि उसको लव जिहाद कहा जाता है ना। तो वो तो वैसे आंकड़े आपको 1,000 से कम मिले, ये 15,000 में से और उसमें भी क्योंकि अगर वो कंसेंटिंग एडल्ट हैं तो फिर वैसे भी एक अलग यस, जी जी। कि उसमें तो लव कंसेंटिंग जिहाद का थी तो या एक भी, उनको बरगला है। जी जी, लव जिहाद का तो एक भी केस आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, वो उसको एक बहुत 1.5 लाख ऐसे केस, ऐसे आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर बोलने से ये एक डर बैठता है। और जब डर बैठता है तो फिर आप माइनॉरिटी के खिलाफ हो जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के खिलाफ हो जाते हैं। यूके में एक्चुअली ये जो दक्षिणपंथी है, रेसिस्ट दक्षिणपंथी है, गोरे इसके जो दक्षिणपंथी है, वो एशियन से डरा रहे हैं, हिंदुओं से डरा रहे हैं, जो एशियन से पाकिस्तानी या एशिया से जो जाते हैं माइग्रेंट होकर, उससे डरा रहे हैं कि हमारी नौकरियां ये खा गए, इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, ये हमारे कल्चर को खतरा है, ये हमारे कल्चर से अलग है, वगैरह वगैरह। तो वहां जब हम शिकार बनते हैं तो हमको पता चलता है कि ये कैसे झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन हम अपनी माइनॉरिटी के खिलाफ सेंसिटिव नहीं होते। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। एक तो ये डर से हमें हटाना, डर हटाना, राज्य व्यवस्था को अपने कानून को बराबर इम्प्लीमेंट करना होगा। और राज्य व्यवस्था अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, तो ऐसे नागरिक संगठन होने चाहिए जो इन कानून को इम्प्लीमेंट करवाए। तो चाहे इक्वालिटी का जो कानून है, कानून में सबको बराबर देखने का जो कानून है, अगर किसी से डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ के जो कानून है, अगर ऐसे कानून नहीं है तो बनवाने चाहिए। और अगर वो ऐसे कानून है और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा ऐसे नागरिक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को। और वो सिर्फ माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सारे सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक उस लेवल पर फाइट करना पड़ेगा। और जैसे
बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया, वो एक्चुअली उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन है, डेमोक्रेसी और कानून का इम्प्लीमेंटेशन है। ये कानून का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसका अपना एक असर होता है, डर के खिलाफ एक एंटीडोट होता है, एंटीडोट को क्या कहते हैं, उस डर के विष के खिलाफ एक मेडिसिन होती है। जो जहर जहर मुक्ति का जो हाँ, एक जी तरह जी से जी। जहर एक उठा। दूसरा, हमें नागरिक समाज के लेवल पर कोशिशें करनी पड़ेगी। एक कोशिश तो ये है कि हमारी मिली जुली जो संस्कृति है, इसके जो एक बहुत समृद्ध संस्कृति है, जिसमें इस्लाम का भी योगदान है, मुसलमानों का योगदान है, हिंदुओं का योगदान है, ईसाइयों का योगदान है। और ये जैसे कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता बनता गया। गया। तो इस कल्चर को जो इस्लाम से कंट्रीब्यूट किया है, सूफी संत, भक्ति संत, आर्टिस्टों ने जो कंट्रीब्यूशन किया, पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमारा कल्चर समृद्ध हुआ है मुसलमान और ये इसका इंटरेक्शन की वजह से। बॉलीवुड क्रिकेट अपने आप में अगर आप देखें तो बॉलीवुड कितना क्रिकेट देख बहुत सकते सारा, हैं। पूरा दिन जाएगा अगर हम उसे याद करेंगे। और तीसरा कि हम ऐसे संकट के वक्त सड़क पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के, सभी संस्कृति के लोग इकट्ठा सड़क पर नजर आने चाहिए। दंगे हो रहे हैं तब पीस मार्च निकालना चाहिए, और हम लोग ये करते हैं। हम लोगों ने एक इंटर रिलीजियस सॉलिडारिटी काउंसिल बनाया, जहाँ सारे धर्म के धर्म गुरु इकट्ठा आते हैं, और ये हम 365 दिन काम करते हैं। हमारे धार्मिक त्योहार साथ में सेलिब्रेट करते हैं। मीडिया में जितना कवरेज मिले उतना मिलता है, कम ही मिलता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। लेकिन मीडिया ऐसे इंसिडेंट्स को कवरेज दे तो उसका अपना एक असर होता है कि वो अगर समाज सभी धर्म के धर्मगुरुओं को बार बार इकट्ठा देखे, तो वो किसी धर्म को अपने के, हमारे धर्मगुरु जब दूसरे धर्म को खतरा नहीं मान रहे हैं, तो हमें क्यों मानना चाहिए? हमें ऐसा एक पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ेगा, और उसकी लगातार कोशिश करना पड़ेगी। हम थोड़ा प्रयास करते हैं, और जो भी प्रयास करते हैं, यथाशक्ति हम अपना प्रयास करते हैं, उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है। जी। तो एक तो ये कि जो आगे जैसे आप बता रहे हैं कि हमारी कोशिशें रहें कि वो ये दरारें ना बढ़ें, और ये ताने बाने जो हमारे हैं, जो जैसे कि अभी बीच में एक संघ के सरकार्यवाह जो है उन्होंने कहा कि भाई ये इमरजेंसी की याद में उन्होंने कहा कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को हटा देना चाहिए संविधान से। नरेंद्र मोदी इस सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, तो पता नहीं उसके बाद वो रहते हैं कि नहीं रहते। पर मतलब ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की कारण भी शायद है या नहीं, पता नहीं। पर ये जो प्रवृत्ति है हमारी जो एक ये जो इंस्टिंक्टिवली जो हम जिस तरह से होते चले जा रहे हैं, उसमें आपको, और एक और दूसरा डेटा ये है कि आधा हिंदुस्तान 30 साल के नीचे है इस समय। तो जाहिर है हम जो भी कर रहे हैं वो उससे भारत का भविष्य भी बन रहा है। तो उस भविष्य के लिए हम इसको कैसे पैराफ्रेज कर पाएं उनके लिए कि जो चल रहा है वो आगे और ना बढ़े। और दूसरा, जिनके साथ ये ज्यादतियां हुई, मतलब ये जो प्रोसेस एज पनिशमेंट जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी, उनके साथ जो ज्यादती हुई, उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ, उसकी भरपाई, उसका मुआवजा, उसका इंसाफ कैसे तय होगा? नजदीक के भविष्य में मैं नहीं देख पाता हूँ कि उनके भरपाई हो पाएगी। तो परिवार अपना अकेला जंग लड़ता रहेगा। वो तो इसी बात में, उसका परिवार इसी बात में खुश है कि वो बेगुनाह साबित होकर बाहर, जेल के बाहर आ गए और उनके साथ रह रहे हैं। पर वो उनके साथ न्याय, असल माना में न्याय होगा, अ, होना चाहिए, लेकिन होगा ऐसा अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा। मैं दुख से ये बात कह रहा हूँ कि वो न्याय नहीं होगा।
हम जैसे हमदर्दी रखने वाले नागरिक संगठन, नागरिक समाज थोड़ा बहुत उसका मुआवजा दे पाए, प्यार और मोहब्बत इजहार करके उसका कोई मुआवजा दे पाए तो एक छोटा छोटा कदम होगा। लेकिन लंबे इन द लॉन्ग रन मैं कहूँगा कि मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि हर रात की एक सुबह होती है। भारत ये जो अभी संप्रदायवाद का, हिंदू राष्ट्रवाद का जो उगम हुआ है, वो मुझे लगता है अपने चरम सीमा पर पहुंचे। जितना नुकसान करना था कर चुके। अब यहाँ से हम वापस डेमोक्रेसी के तरफ, भाईचारगी के तरफ हम मोड़ ले रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और पिछली लोकसभा इलेक्शन ने हमें कुछ उसके संकेत दिए भी। ऐसे जजमेंट्स अगर ज़्यादा आए तो और ये रफ्तार और तेज हो सकती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, हमें इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत नागरिक समाज में भी बहुत बदलाव आया है। हम सब में विचारों का एक परिवर्तन आया है, क्योंकि आप कितना भी हिंदुत्व हिंदुत्व कर लो, भूख तो लगेगी, विकास तो चाहिए, नौकरी तो चाहिए, महंगाई आपके आर्थिक स्थिति पर वार करेगी, मार करेगी, और आप कभी तो होश में आएंगे, कभी तो इस झूठे सपने जो आपको दिखाए जा रहे हैं, गौरव के, प्राइड के, क्या हम विश्व गुरु हो गए हैं वगैरह, ये भी सारा अब कुछ एक्सपोज हो रहा है। पहलगाम के बाद पूरा एक्सपोज हो रहा है। तो झूठ, अंग्रेजी में एक कहावत है कि आप कुछ लोगों को कुछ वक्त तक झूठ समय के लिए जी, आप कुछ ये लोगों को कर कुछ सकते हैं। समय के लिए हाँ, कुछ झूठ बोल सकते हैं, पर ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता। हमेशा सबको झूठ नहीं साबित कर सकते हैं या झूठ नहीं फैला सकते। तो जी, एक तो मैं एक बात यहाँ, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि चमन में इतलाते रंगो बू से बात बनती है। अ, यानी अलग अलग रंग और बू जो गार्डन में होते हैं, अ, चमन में, उससे बात बनती है। चमन में इतलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बिल्कुल, तो सही बात है, बहुत खूबसूरत शेर है। मैं जो आखिरी में जो बात करना चाह रहा था वो राजनीति को लेकर थी कि कैसे महाराष्ट्र में एकदम से वोट की संख्या बढ़ी, जिसको लेकर खासा विवाद हुआ, जिसको लेकर चुनाव आयोग की भूमिका बहुत संदिग्ध बताई गई। और अब हम बिहार में देख रहे हैं कि वहां भी एक तरह का पुश है, और उसमें खास तौर पर फिर से मुसलमान निशाने पर हैं कि वो हाशिए पर हैं, और वो बार बार चुनाव आयोग खुद बार बार ये विदेशी घुसपैठियों की बात कर रहा है, जिसके बारे में ना तो दूसरी एजेंसियां कुछ कह रही हैं, ना पॉलिटिकल पार्टी कुछ कह रही है, ना कोई इस बात को बता रहा है। ये उनकी ऐंठ अकड़ और जिद है कि बिहार में, जहाँ की अर्थव्यवस्था सब सहारन अफ्रीका से भी खराब है पर कैपिटा जीडीपी की तरफ से अगर आप देखेंगे, तो वहां पे बहुत सारे विदेशी घुसपैठी आ गए हैं, और जिसको लेकर चुनाव आयोग अब ये तय करने वाला है कि एक, आपका मताधिकार होगा कि नहीं होगा, दो, आप बिहार के हैं भी कि नहीं है, तीन, आप भारतीय भी हैं कि नहीं। ये किस तरफ जाता हुआ लगता है आपको? अ, मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो कहना चाहूँगा कि अब तक तो ये अ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ये अनुमान सच है या गलत है, कि विदेशियों को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ विदेशियों को टारगेट किया जा रहा है, और विदेशियों में भी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये अभी तक तो एकदम सामने नहीं आया, खुलकर एकदम सामने नहीं आया, लेकिन ये आशंका है, कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं। और जो सूत्रों के माध्यम से जो खबरें प्लांट की जा रही है, उसमें बांग्लादेशी का भी नाम है।
डायरेक्टली मुसलमानों का नाम नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी, म्यांमारी, अ, रोहिंग्या, ये रोहिंग्या और मुस्लिम। रोहिंग्या और जी। बांग्लादेशी मुसलमान, इनडायरेक्टली मुसलमान की तरफ इशारा किया जाता है, लेकिन दूसरे इसके तरफ भी ये किया जा रहा है। तो ये डायरेक्ट तो ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है कि अब तक टारगेट हुआ, लेकिन आशंका खास करके किशनगंज और उस इलाके में जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है या मुसलमानों की ज़्यादा संख्या है, वहाँ का डेटा अभी तक मीडिया में सामने नहीं आया है कि वहाँ से कितने लोगों को वोटिंग लिस्ट में शामिल किया गया या नहीं किया गया। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, बिल्कुल। क्योंकि ये गहन पुनरावलोकन के नाम पर, वोटरों का गहन पुनरावलोकन के एसआईआर के नाम पर नागरिकता को देखा जा रहा है। और शायद चुनाव आयोग ने अपने पर ये जिम्मेदारी ले ली है कि नागरिकता की जांच पड़ताल की जाए। हालांकि वो चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, वो बिल्कुल। होम मिनिस्ट्री के कार्य क्षेत्र में आता है। दूसरी गंभीर असंवैधानिक बात इसमें यह है कि अब वोटर को साबित करना पड़ेगा कि वो नागरिक है। हालांकि ये जिम्मेदारी, अगर आप वोटिंग लिस्ट पर हो तो ये आपका नाम काटने के पहले ये जिम्मेदारी कानून में और हमारे संविधान में ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर है कि वो साबित करे कि आप नागरिक नहीं ना, है, इसलिए आपका नाम काटना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो अब वोटर सारे डॉक्यूमेंट्स देगा, वोटर अपने फोटो देगा, और ये गांव के जो 80% 90%, जैसे आपने कहा कि सब सहारन अफ्रीका से भी पिछड़ा हुआ बिहार है, वहाँ के लोगों को ये कैसे संभव होगा। बहुत सारे लोग बिहार के बाहर काम करने गए हैं, उन पर एक बड़ा बोझा है। इतने कम अरसे में डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, या बीएलओ के लिए ये पूरी जांच जी। पड़ताल, ये पूरा इंफॉर्मेशन लेना, फॉर्म भरवाना, डॉक्यूमेंट्स लेना, बीएलओ के लिए भी कितना असंभव है। और उसमें अजीत अंजुम के जो मीडिया है, वीडियोस बनाए उन्होंने, एक्सपोज, हाँ, उसमें उन्होंने जो सिर्फ किया। घोटाले दिखाए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एंटी मुस्लिम है, ऐसा अभी तक कहना अ, मेरे लिए उचित नहीं होगा, जी। क्योंकि ऐसा जी। कोई डेटा नहीं आया पर है, ये पर ये पर ये अनुमान जो, लगाया जा रहा है। हाँ, तो इसमें ये जो बड़ा जो परिवर्तन आया है नरेंद्र मोदी के सरकार में आने से पिछले 11 सालों में, वो ये है जो आप बता रहे हैं कि ये आपको साबित करना है कि आप निर्दोष जी, हैं। ये काम सरकार खास का करके नहीं रह गया है मुसलमानों। कि खास तौर पे मुसलमानों के लिए, वही मैं यहीं यहीं पे आना चाह रहा था इस बात को लेके कि ये, चाहे वो गोमांस को लेकर जो सारे विवाद खड़े होते हैं वो हैं, या दूसरे मामलों में भी कि भाई कन्वर्जन जमीन को या लेकर, कन्वर्जन को लेकर, लव जिहाद को लेकर, दुनिया भर की बातों में ये, आसाम आप में जो तब एनआरसी तक हुई। एनआरसी में, आप तब तक दोषी हैं जब तक आप खुद को निर्दोष साबित नहीं करें। ये काम राज्य का या स्टेट का, सरकार का ये नहीं रह गया है कि वो, ये उसका काम था कि आप तब तक निर्दोष हैं जब तक आप पर जुर्म साबित नहीं हो जाता। तो ये जो सबसे बड़ा जो फ्लिप हुआ है इंसाफ जी के जी। अपने जो जो बेसिक्स में, फंडामेंटल्स में, प्रैक्टिस में लाके जब हम देख रहे होते हैं, तो वहां पे ये साफ साफ दिखलाई पड़ता है कि इसके पीछे एक, अगर हम खुद को जनतंत्र कहते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि तंत्र किस तरह से जो जन को तकलीफ देने में उसको एक तरह से तकलीफ देने की नीयत है, और उसमें उसको मजा आता है ये करने में। ये चाहे शाहीन बाग का किस्सा था, या ये किसान आंदोलन के समय ये किस्सा था कि 600 किसान मरे। शाहीन बाग का आपने देखा तो वहां भी यही था कि आप साबित करो कि आप जो है वो, आपकी अपनी नागरिकता खुद साबित करनी पड़ेगी, उस राज्य नहीं बोलेगा कि नहीं तो। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हर कोई संदेह के घेरे में है, हर कोई कटघरे में खड़ा हुआ है। तो बिहार का हर मतदाता एक तरह से इसमें कटघरे में है।
आज 25 जुलाई की दोपहर में हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो आज शाम तक वो अपना शायद डेटा वो दे पाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। पर इसमें चुनाव आयोग की अमानवीयता, क्रूरता, एक तरह का जो असंवैधानिकता, अनसंवैधानिकता, इनकम्पिटेंस, एरोगेंस, सब तरह की वो चीजें दिखलाई पड़ती हैं, जिससे कि एक लोकतांत्रिक संस्था की तरह नहीं दिखलाई पड़ता, एक बहुत तानाशाह की तरह दिखलाई पड़ने लगा है। और उसमें वो अपनी सारी जो बाकी जो आपकी पहचान पत्र हैं, चाहे आधार है, राशन कार्ड है, खुद का जो मतदाता पहचान पत्र होता है, उन सबको भी वो खारिज कर रहा है। वो दरअसल सरकार को भी खारिज करके अपने को सही साबित करने की जो कोशिश कर रहा है, वो अपने आप में एक स्तर पे तो बहुत ज्यादा मतलब कॉमिक भी है और ट्रेजिक भी है। दोनों चीजें हो रही, जो हम एक सररियल समय में हम लोग रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, इस बातचीत में जुड़ने का, हमारी समझ बढ़ाने का, इस बातचीत को आगे बढ़ाने का। हम लगातार इस बारे में आगे भी बात करते रहेंगे और इस प्रोसेस एज पनिशमेंट को, जो शायद जिसको लेकर हम शायद सोचते तो थे, पर शायद इस बारे में हमारी थोड़ी जानकारी और जागरूकता इरफान साहब से बात करके थोड़ी सी बढ़ी होगी। हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये हमारी बातचीत अच्छी लगी तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा भी करिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। हम लोग फिर मिलेंगे हरकारा के अगले कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका। नीतीश जी। नमस्कार। नमस्कार।